नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय समसामयिकी के कुछ ऐसे तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पूर्व पुनः एक बार आपको सूचित कर दे कि ऐसे विद्यार्थी जो कोरोना संक्रमण काल के कारण अपनी पढ़ाई को रुका हुआ मानते हैं और जो व्यापम की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे द्वारा व्यापम स्पेशल बैच जो है वो 15 जून से प्रारंभ किया जा चुका है। तो अपनी पढ़ाई की निरंतरता को जारी रखने के लिए इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर 2 नए ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है। देखिए, ये जो ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र होता है वो क्या होता है, ये बनाया जाता है बेसिकली ट्राइबल क्षेत्रों में, जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर इसको निर्मित किया जाता है और वनवासियों के द्वारा जो वनोपज एकत्रित किया जाता है उनकी यहां पर बिक्री की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा वहां जो आदिवासियों के द्वारा या जो जनजातीय लोग हैं उनके द्वारा जो शिल्प निर्मित किया जाता है। ठीक है, शिल्प हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा तुम्बा शिल्प। ठीक है, तुम्बा शिल्प का नाम सुना होगा। इसके अलावा लौह शिल्प होता है ना, मृत्तिका शिल्प होता है जिसे हम मिट्टी का शिल्प बोलते हैं। ठीक है, इस शिल्प को क्या बोला जाता है, मृत्तिका शिल्प कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे शिल्प, इन शिल्प कर्मियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये जो ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र है इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक, आपके पास ऑप्शन में है जगदलपुर, सरगुजा, मरवाही या कबीरधाम। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि अभी हाल ही में किस स्थान पर 2 ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र खोला गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 15 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है, ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र के खुलने से आदिवासी आर्थिक रूप से होंगे सशक्त। सुश्री उइके जी का यह कथन है। ट्राइफेड द्वारा जगदलपुर में खोले गए 2 नए केंद्रों का हुआ वर्चुअल शुभारंभ। ठीक, तो याद रखिएगा कहां पर खोला गया है, ये जगदलपुर में खोला गया है। ठीक, तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जगदलपुर में 2 नए ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र खोले गए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले वनोपजों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है आपके पास 52, 35, 43 या 49। तो आइए जानते हैं कि वर्तमान में कितने वनोपज जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार के द्वारा खरीदे जा रहे हैं। चलिए, यहां पर आप पढ़ पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब वनोपज बड़े बदलाव का जरिया बन गई है। ठीक है, इनका कहना भी सही है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वनोपज संग्राहकों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। ठीक है, आपको पता होगा बहुत सारी योजनाएं जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए ऑलरेडी चल रही थी और अभी हाल फिलहाल में जो तेंदुपत्ता है ना, उसके संग्रहण मूल्य को भी बढ़ा दिया गया है। पहले 2500 रुपए प्रति मानक बोरा था, अब 4000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। इसके अलावा जो अन्य वनोपज हैं, ठीक है, जैसे कि आपका साल बीज हो गया, करंज बीज हो गया, ठीक है, कुसमी हो गया, है ना, इसके अलावा खैर हो गया, ये सब क्या है, वनोपज है। तो इन सब के मूल्य में वृद्धि की गई है। ठीक, इसके आगे लाइन में पढ़ते हैं कि कोरोना संकट काल में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 52 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 52 कर दी गई है। इससे बड़ी संख्या में न केवल वनवासियों को वनोपज संग्रहण का वाजिब मूल्य मिला, बल्कि इससे वनवासी क्षेत्रों में बदलाव का नया दौर शुरू हुआ। ठीक, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे जो संग्रहण केंद्र हैं वहां पर प्रसंस्करण उद्योग लगाने की भी बात की जा रही है। ठीक, अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि हर्रा प्रसंस्करण केंद्र, ठीक है, इच्छापुर में खोला गया है, कांकेर के हर्रा प्रसंस्करण केंद्र।
इसके अलावा कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र भी खोला गया है, मक्का प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। ठीक है, तो ये सारे प्रसंस्करण केंद्र आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा लाख प्रसंस्करण केंद्र भी हमारे यहाँ है। ठीक, तो यहां पर फिलहाल प्रश्न में आएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले वनोपज हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, 52 हो गई है, 52। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 52। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत 2 पशुओं की इकाई लागत राशि रुपए 1.40 लाख यानी कि 1,40,000 पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के हितग्राहियों को किस दर से अनुदान प्रावधानित है। ठीक, बेसिकली देखिए ये जो राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना है, ठीक है, ये पशुओं का संरक्षण करना, ठीक है, जो हमारे ग्राम्य पशु हैं जैसे कि आपका बैल हो गया, गाय हो गया, गौवंशीय और भैंसवंशीय बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, गौवंशीय पशु और भैंसवंशीय पशु, इन पशुओं के संवर्धन में एक किया जाने वाला प्रयास आप इसको मान सकते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, देखिए यदि 2 पशुओं की इकाई जोड़ी, ठीक है, मान लो 2 बैल ले लिया आपने, ठीक है, 2 बैल ले लिया तो इसको आप क्या बोलेंगे, 2 पशुओं की एक इकाई। ठीक है, एक इकाई बोला जाता है 2 बैलों की, क्यों, क्योंकि 2 बैल से ही हल चलता है हमारे यहाँ। ठीक है, या बैलगाड़ी जब चलाते हैं तो 2 बैलों से चलता है वो। ठीक, तो 2 पशुओं की इकाई लागत राशि, ठीक, इसकी राशि कितनी है, 1.40 लाख यानी कि 1,40,000 इसका आधार मूल्य माना जाता है 2 बैलों का। ठीक, और इसके अंतर्गत जो अनुसूचित जाति और जनजाति प्रवर्ग का व्यक्ति है, ठीक, मान लो कोई एसटी या एससी वर्ग का व्यक्ति है, वो इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहता है और वो बैल खरीदता है 1,40,000 में। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा इस 1,40,000 रुपए में कितनी राशि जो है वो अनुदान के रूप में दी जाएगी इस व्यक्ति को। क्लियर, कितनी राशि उसको दी जाएगी। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कितना प्रतिशत भाग जो है वो अनुदान के रूप में प्रावधानित है इस राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत। चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं 14 जून की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है कि राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना स्वरोजगार अपनाने वाले हितग्राहियों के लिए अवसर। ठीक, छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक हितग्राहियों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत देखिए यहां से हमारे प्रश्न का उत्तर चालू होता है। ठीक, पीडीएफ आपको मिलेगा, आप उसमें से इसको पढ़ सकते हैं। योजना के अंतर्गत 2 पशुओं की इकाई लागत राशि रुपए 1.40 लाख पर सामान्य प्रवर्ग के हितग्राहियों को 50%। ठीक, इसको याद रखेंगे। मान लो वो व्यक्ति जनरल कैटेगरी का है तो उसको 50% की राशि जो है वो अनुदान के रूप में दी जाएगी। यदि वो एससी या एसटी वर्ग का है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का है, तो उस हितग्राही को 66.6% की दर से अनुदान प्रावधानित है। ठीक, यानी कि यदि वो व्यक्ति एसटी या एससी वर्ग से है तो उसको 66.66% जो राशि है वो अनुदान के रूप में माफ कर दिया जाएगा। क्लियर है। ठीक, तो यहां से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है, देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। यहीं पर अगर वो सामान्य प्रवर्ग बोलता तो सामान्य प्रवर्ग के लिए कितना हो जाता, ये 50% हो जाता। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भोरमदेव आजीविका परिसर कहां पर स्थापित किया गया है। ठीक, देखिए भोरमदेव आजीविका परिसर जो है ये एक ही स्थान पर ही महिलाओं को अलग अलग कार्यों के माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार देने का एक प्रयास है। ठीक, तो इसके अंतर्गत कबीरधाम जिले में भोरमदेव आजीविका परिसर जो है ये स्थापित किया गया है। कहां पर, कबीरधाम जिले में। ठीक, तो आपको प्रश्न में एकदम स्पेसिफिक जगह का नाम पूछा है कि ये किस जगह पर है।
ठीक, ऑप्शन क्या है? पंडरिया, बोडला, बालोद, राजा नवागांव। तो बालोद तो ऐसे ही कट गया क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये कहां है, कबीरधाम जिले में है। ठीक, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये कबीरधाम जिले के किस स्थान पर है। चलिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं 14 जून की प्रविष्टि तिथि। लिखा क्या है कि चौका चूल्हा और रसोई में काम करने वाली महिला समूह ने किया कमाल, प्रिंटिंग प्रेस से जुड़कर इन महिलाओं ने कमाए लाखों रुपए। भोरमदेव आजीविका परिसर राजा नवागांव के समूह का काम उद्योग के रूप में हो रहा विकसित। तो यहां से आपका उत्तर क्या हो गया? देखिए, भोरमदेव आजीविका परिसर कहां स्थित है? कवर्धा के राजा नवागांव में। कबीरधाम जिला जो है वहां के राजा नवागांव नाम का जो गांव है, एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहां पर इसको स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा नवागांव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम वर्ष 2021 में धान सिंचित हेतु बीमांकित राशि प्रति हेक्टेयर कितनी है? ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है, इसके अंतर्गत फसल के किसी भी स्थिति में, ठीक है, किसी भी चरण में, चाहे वो धान बुआई का अवसर हो या कटाई का अवसर हो या धान के खेत में रहने की स्थिति हो, किसी भी स्थिति में फसल का नुकसान होने पर किसानों के हानि को, ठीक है, मान लो किसी कारण से उनकी हानि हो जाती है, फसल की आग लग गया या फसल बोआया है और उस स्थिति में पशु चर गया उसको, कोई भी परिस्थिति हो, उस स्थिति में उनके फसल को बीमित कर दिया जाता है, यानी कि उसको बीमा प्रदान कर दिया जाता है, कोई भी स्थिति हो। ठीक, तो आपको पूछ रहा है कि धान सिंचित हेतु, यानी जो सिंचित क्षेत्र है वहां पर यदि धान की फसल बोआई है तो वहां पर उस फसल के एवज में कितने तक का बीमा जो है वो उसको प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन है आपके पास 45,000 रुपए, 35,000 रुपए, 28,000 रुपए या 64,000 रुपए। प्रति हेक्टेयर की बात हो रही है यहां पर, है ना, प्रति हेक्टेयर। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि जो है वो उतने का बीमा दिया जाता है। चलिए, यहां पर देख पा रहे हैं आप 14 जून 2021 प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 जुलाई। ठीक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम वर्ष 2021 में धान सिंचित, धान असिंचित, तुअर, अरहर, सोयाबीन फसल को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन सी फसल को। देखिए, 4 फसलों को किया गया है यहां पर। एक धान सिंचित, दूसरा है धान असिंचित। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सिंचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र क्या होता है। ठीक, इसके अलावा तुअर, अरहर बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा है सोयाबीन। इन चारों को अधिसूचित किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक, अब इसके लिए जो राशि है, ठीक है, बीमांकित राशि कितनी है? धान सिंचित के लिए है 45,000 रुपए, धान सिंचित के लिए 45,000 रुपए, धान असिंचित के लिए 38,500 रुपए। वहीं अगर तुअर की बात करें तो 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इसकी बीमित राशि है। वहीं सोयाबीन की बात करें तो 36,000 रुपए बीमित राशि है सोयाबीन की। क्लियर? और यदि प्रीमियम की बात करें, देखिए बीमा लेना है तो कुछ प्रीमियम भी देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो प्रीमियम के लिए देखेंगे यहां पर कि धान के लिए है, सिंचित के लिए 900 रुपए, असिंचित के लिए 750 रुपए, जो तुअर है ना, उसके लिए 580 रुपए, और जो सोयाबीन है इसके लिए 720 रुपए की राशि जो है वो प्रीमियम के रूप में मान्य किया गया, अधिसूचित किया गया है इतने को। ठीक, तो यहां से आपको प्रश्न में किसके बारे में पूछा है? धान सिंचित के बारे में पूछा है। तो धान सिंचित के लिए कितनी है बीमित राशि? 45,000 रुपए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का चतुर्थ चरण कब से कब तक संचालित किया जाएगा?
ठीक, ऑप्शन है आपके पास 14 जून 2000, ऑप्शन है आपके पास 14 से 20 जून, 15 जून से 31 जून, 15 जून से 31 जुलाई या 15 जून से 15 जुलाई। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान है, ठीक है, ये क्यों चलाया जा रहा है। देखिए बेसिकली ये जो अभियान है वो चलाया जा रहा है हमारे बस्तर क्षेत्र में। बस्तर क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा डेंगू और मलेरिया के मामले आते हैं। तो इस अभियान के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि छत्तीसगढ़ को मलेरिया से मुक्त करना है। ठीक, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो चौथा चरण है इस अभियान का वो कब से कब तक संचालित किया जाएगा। चलिए यहां पर देख पा रहे हैं आप, मलेरिया के लक्षण, बचाव और घरेलू उपाय। ये बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट है इस अभियान का। ठीक, यहां तक एक एडवर्टीजमेंट है इसका। लिखा क्या है यहां, 15 जून से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा मलेरिया मुक्त अभियान। जिले में 700 सर्वे दल करेंगे मलेरिया की जांच। ठीक है, ये बेसिकली सुकमा के लिए है और इसी प्रकार नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इन सभी 7 जिलों में, ठीक, बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं वहां पर इसको चलाया जा रहा है। ठीक, सुकमा जिले में जून 15 से जुलाई 31 तक चतुर्थ मलेरिया मुक्त अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा डेट 15 जून से 31 जुलाई तक इसे संचालित किया जाएगा। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 जून से 31 जुलाई तक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, मां महामाया एयरपोर्ट कहां स्थित है। ऑप्शन है आपके पास रतनपुर, कोरिया, जगदलपुर या अंबिकापुर। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि मां महामाया एयरपोर्ट जो है वो कहां स्थित है। चलिए तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, उत्तर छत्तीसगढ़ में एयर कनेक्टिविटी के लिए एक कदम और। ठीक है, यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि आपका जो उत्तर है, यानी कि जो मां महामाया एयरपोर्ट है वो कहां है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में है। ठीक, मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट के उन्नयन कार्य का किया शुभारंभ। ठीक है, या भूमि पूजन किया है वहां पर। ठीक, तो यहां पर आपका आंसर मिल जाता है कि ये जो मां महामाया एयरपोर्ट है वो कहां है, अंबिकापुर में है। तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण करने हेतु सीजी टीका पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया। ऑप्शन है आपके पास 10 मई, 11 मई, 13 मई या 12 मई। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो सीजी टीका पोर्टल जो है, ठीक है, ये कब बनाया गया था। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, ठीक, 12 मई 2021 की प्रविष्टि तिथि और लिखा क्या है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सीजी टीका वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। ठीक, तो यहां से आपका उत्तर तो क्लियर हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, 12 मई को होगा। ठीक, कोरोना संक्रमण काल में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण का कार्य जो है वो जोरों शोरों से पूरे देश भर में चल रहा है। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भी 18 से 44 आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए, उनका पूर्णतः टीकाकरण हो, इसके लिए उन्होंने एक वेब पोर्टल बनाया है। नाम क्या रखा है, सीजी टीका पोर्टल। आपको यहां से प्रश्न थोड़ा सा घुमा सकता है, बोलेगा क्या कि राज्य में 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निर्मित किया गया वेब पोर्टल कौन सा है। नाम क्या है उसका, सीजी टीका पोर्टल। थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन। ठीक, और इसका शुभारंभ कब किया गया, 12 मई को किया गया है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चालू खरीफ वर्ष में किसानों को कितनी राशि सहकारी समितियों के माध्यम से ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण, कृषि ऋण के रूप में प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, जब भी कोई फसल बोआता है ना, ठीक है, चाहे वो खरीफ हो या रबी हो, तो उसके पहले किसानों को कुछ ऋण की राशि प्रदान करने का जो प्रावधान है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार प्रयास करती है कि किसानों को जो फसल बो रहे हैं, ठीक है, उनको उनका लोड जो है वो कम पड़े। ठीक है, इसके लिए ऋण का प्रावधान किया जाता है। अभी आपने सुना होगा इनपुट सब्सिडी, एक नया शब्द राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत आप सुन रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार की आर्थिक सहायता है। ठीक, तो आर्थिक सहायता
को सुनिश्चित करने के लिए, या यूं बोल सकते हैं कि आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लक्ष्य बनाया गया है कि किसानों को क्या दिया जाए, ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण दिया जाए। ठीक है, ये अल्पकालीन ऋण होते हैं, इनकी अवधि ज्यादा लंबी नहीं होती है। ठीक, और साथ ही ये जो हैं वो ब्याज मुक्त होते हैं, यानी इन पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता है। जितना पैसा किसान ऋण में लेते हैं उतना ही पैसा उनको वापस करना होता है, ब्याज नहीं लगता उस पर। तो इस खरीफ सीजन में आपको पूछ रहा है कि किसानों के लिए कितनी राशि जो है वो इस प्रकार के ऋण की सुविधा के रूप में प्रावधानित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास 5300 करोड़, 4300 करोड़, 4800 करोड़ या 5900 करोड़। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कितनी राशि जो है वो अल्पकालिक ऋण, वो भी ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण के रूप में प्रावधान किया गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 9 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है, चालू खरीफ सीजन में अब तक 1277 करोड़ का कृषि ऋण वितरित किया जा चुका है। लेकिन ये तत्कालीन स्थिति में, ठीक है, यानी 9 जून 2021 की स्थिति में कितना ऋण वितरित किया गया है इसको बता रहा है। लक्ष्य को बताया क्या, नहीं बताया। ठीक, तो जब मैं आपको ये पीडीएफ दे रहा हूं तो यहां पर जब आप देखेंगे, ठीक, यहां पर जब आप देखेंगे तब आपको उत्तर मिलेगा इसका। चालू खरीफ फसलों के लिए 5300 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 9 जून तक 3,39,177 किसानों को 1277 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित हो चुका है। ठीक, यानी कि लक्ष्य कितने का है, 5300 करोड़ रुपए तक का, और 9 जून की स्थिति में 1277 करोड़ जो है वो वितरित किए जा चुके हैं। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 5300 करोड़ का जो ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण है वो प्रावधानित किया गया है कृषकों के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना कौन सी परियोजना भाई, राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास के अंतर्गत शामिल माता कौशल्या मंदिर कहां स्थित है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अगर आप छत्तीसगढ़ में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह बिल्कुल पता होना चाहिए कि विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहां पर स्थित है। ठीक, तो चलिए इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह मंदिर कहां पर स्थित है। तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में जो है राष्ट्रीय समसामयिकी। राष्ट्रीय समसामयिकी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में परिषद ने कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में कब तक कटौती करने का ऐलान किया है। ठीक, अभी आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में सारी चीजों के जो मूल्य हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा इजाफा तो हुआ है। ठीक, और जीएसटी दर, ठीक है, जीएसटी दर जो है वो अभी हाल फिलहाल में कम कर दिया गया था। किन पर, ऐसी वस्तुएं जो कि कोविड-19 में राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक हैं, दवाइयां हो गई, ऑक्सीजन का सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अभी हाल ही में जीएसटी बैठक हुई है, जीएसटी परिषद की बैठक हुई है और उसमें कहा गया है कि भाई ये जो कोरोना से राहत दिलाने वाले सामान है, कोविड-19 से राहत दिलाने वाले सामान है, इनके जीएसटी में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन एक इसमें टाइम लिमिट दिया गया है, तो वो टाइम लिमिट कब तक का है, प्रश्न में आपको ये पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन है आपके पास 30 सितंबर 2021, 15 अगस्त 2021, 30 नवंबर 2021 या 31 अक्टूबर 2021। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो कटौती है वो कब तक जारी रहेगी। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 12 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है, जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक की सिफारिशें, यानी कि जो 44वीं बैठक हुई उसमें क्या क्या सिफारिशें की गई हैं। पढ़ेंगे इसको कि केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। अपनी बैठक में परिषद ने कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे सामानों पर जीएसटी दरों में 30 सितंबर 2021 तक कटौती करने का ऐलान किया। यानी कि जो छूट दी जा रही है वो कब तक दी जाएगी, 30 सितंबर 2021 तक दी जाएगी।
ठीक, 30 सितंबर तक ये छूट जो है वो जारी रहेगी, उस पर किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि नहीं होगी। ठीक, तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 30 सितंबर 2021। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसे प्रदान किया गया। ठीक है, ये जो पुरस्कार है, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, पुरस्कार है जो कि बेस्ट फोटोग्राफी के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में, जो पर्यावरण है इस क्षेत्र में। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में बेस्ट फोटोग्राफी करने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किसको इस वर्ष के लिए ये जो टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये प्रदान किया गया है। चलिए यहां पर पढ़ेंगे आप, नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। ठीक, किसको दिया गया है, थॉमस विजियन को दिया गया है। ठीक, ये उनकी पेंटिंग है। देखिए ऐसा लग रहा है ये जो वानर है, ठीक है, ये जो बंदर है वो पेड़ से उतर रहा है नीचे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर चढ़ रहा है और पेड़ जो है वो नीचे की तरफ है। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। ठीक है, द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। ठीक, इस पेंटिंग के लिए थॉमस विजियन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, थॉमस विजियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वृक्षों को पेंशन से संबंधित प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की गई है किस राज्य में। ठीक है, देखिए ऐसे वृक्ष जो कि 75 वर्ष से ऊपर के हो जाते हैं, 75 वर्ष से ऊपर के हो जाते हैं, उन वृक्षों की सुरक्षा के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इन वृक्षों को, ठीक है, मान लो कोई वृक्ष है, इसकी आयु 75 वर्ष की हो गई, तो इस वृक्ष को भी क्या दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, हरियाणा प्राणवायु देवता पेंशन योजना 2021। क्या लिखा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना 2021 की शुरुआत की है। ठीक, कहां प्रारंभ हुआ, ये हरियाणा में। इस प्राणवायु देवता पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह प्राणवायु देवता पेंशन योजना कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक, तो वो प्रावधान मैंने आपको बताया। देखिए ये योजना कब प्रारंभ किया गया बोलेगा, तो कब किया गया, यहां पर आप देख पा रहे 5 जून 2021 को। ठीक है, 5 जून 2021 को ये योजना जो है वो प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जो 75 वर्ष के वृक्ष हैं उनके पेंशन से संबंधित प्रावधान किया गया है। आंसर क्या होगा इसका, इस प्रश्न का, हरियाणा में इसको प्रारंभ किया गया है। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित रिवर्स रेपो दर का मान कितना है। ठीक, देखिए रिवर्स रेपो दर का मान कितना है ये आपको प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक, रिवर्स रेपो दर क्या होता है, देखिए मान लो ये आरबीआई है, ठीक है, और यहां पर होते हैं वाणिज्यिक बैंक। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है क्योंकि इन बैंकों के साथ मिलकर के ये देश में आर्थिक गतिविधियां संपन्न करता है आरबीआई। ठीक है, और जैसे कि हम जाकर के बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, और अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, दोनों प्रकार की क्रिया होती है कि हम या तो बैंक को पैसा देते भी हैं जमा करने के लिए या बैंक से पैसा लेते भी हैं लोन के रूप में। वैसे ही प्रकार की क्रिया वाणिज्यिक बैंकों के साथ होती है आरबीआई की। ठीक, तो जब आरबीआई बैंकों को ऋण प्रदान करता है, ठीक है, मान लो वो अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, तो इस दर को कहा जाता है रेपो दर। इस दर को क्या कहा जाता है, रेपो दर कहा जाता है। ठीक, अब मान लो आरबीआई को बाजार में तरलता कम करनी है, ठीक है, यानी कि मुद्रास्फीति को कम करना है, तो उस स्थिति में आरबीआई क्या करता है कि इन बैंकों से कैश को अपने पास रखने को बोलता है, यानी कि ये लोन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक, आरबीआई इन वाणिज्यिक बैंकों से पैसा लेना प्रारंभ करता है।
ठीक, उस स्थिति में क्या होता है, मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाती है। ठीक, तो ये जो दर है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा ले रहा है, इस दर को कहा जाता है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर, ठीक है। रेपो दर क्या होता है, जिस दर पर आरबीआई पैसा देता है किसको, वाणिज्यिक बैंकों को, और रिवर्स करोगे यानी ठीक उल्टा, वाणिज्यिक बैंकों से पैसा लेने का काम करता है कौन, आरबीआई। तो जिस दर पर लेता है, ठीक है, जिस दर पर आरबीआई लेता है पैसा उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर, और जिस दर पर देता है उसे क्या कहते हैं, रेपो दर बोलते हैं। ठीक, अब मान लो ये अल्पकालिक की जगह दीर्घकालिक होता, ठीक है, अगर ये जो पैसा है ये दीर्घकालिक रूप में वाणिज्यिक बैंकों को दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में इसको बैंक दर कहा जाता है। ठीक है, बैंक रेट बोला जाता है इसको। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि अभी हाल ही में इसको पुनः समायोजित किया गया था। ठीक, तो अभी वर्तमान में रिवर्स रेपो दर हमारे यहां कितना है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक, इसमें इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे करंट रेट्स करके लिखा हुआ है, ठीक है, वर्तमान दरें क्या चल रही हैं वो। ठीक, तो यहां पर पॉलिसी रेपो दर का मान है अभी 4%। ठीक, रिवर्स रेपो दर 3.35%। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी कि इसको हम एमएसएफ दर भी बोलते हैं, एमएसएफ, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो इसका दर है 4.25%। वहीं बैंक रेट की बात करें, बैंक दर की, तो वो कितना है, 4.25%। आपको प्रश्न में किसके बारे में पूछा है, रिवर्स रेपो दर के बारे में, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर कितना था हमारा, 3.35। ठीक है, कितना है, 3.35%। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का शुभारंभ कब किया गया। ठीक, इसको देखिए, क्वेश्चन को तोड़ के भी पूछ सकता है आपको। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल शक्ति अभियान कब प्रारंभ किया गया, दूसरा आपको पूछ सकता है कि कैच द रेन अभियान कब प्रारंभ किया गया। ठीक, कैच द रेन अभियान या जल शक्ति अभियान जो है ये प्रारंभ किया गया है हमारे भारत में भूजल स्तर को ऊंचा करने के लिए। जो वर्षा का जल होता है, ठीक है, उसको संग्रहित करना और उसके माध्यम से भूजल स्तर को बढ़ाना, ये इस योजना का, ये इस अभियान का लक्ष्य है। आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इस अभियान का शुभारंभ कब किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऑप्शन है आपके पास 22 मार्च 2021, 23 मार्च 2021, 24 मार्च 2021 या 25 मार्च 2021। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इसे कब प्रारंभ किया गया है। ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है। ठीक, ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक, और ये प्रविष्टि तिथि कब की है, ये प्रविष्टि तिथि है 22 मार्च 2021 की। आपको पता होगा कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस के दिन ही इस योजना का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। क्लियर है, देखिए यहां पर विश्व जल दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22 मार्च 2021 को कैच द रेन अभियान या इसी को बोलते हैं जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। तो ये थे आज की समसामयिक श्रृंखला के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय समसामयिकी के कुछ ऐसे तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।